नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश अब तक यही जानता था कि संसद राष्ट्र की संपत्ति है, लेकिन जब मोदी सरकार के वक्फ बिल पर जेपीसी में चर्चा हो रही है, तब देश की संसद वक्फ प्रॉपर्टी है ऐसा दावा सामने आया है। ये दावा करने वाले असम के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल हैं। हैरानी की बात यह है कि मुझसे इंटरव्यू में एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने यह तो माना कि संसद पर वक्फ का अधिकार जताने का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल के मुताबिक संसद वक्फ का है तो है, बस हमने कह दिया सो कह दिया, और ऐसा उन्होंने सुना है। और तो और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी के मुताबिक संसद अगर वक्फ का है तो सांसद किराया दे। चलिए भाई, लाइन लगाइए, किराया दीजिए। संसद राष्ट्रीय महत्व की इकलौती ऐसी जगह नहीं जिस पर किसी न किसी तरह से वक्फ का रूमाल रखने की कोशिश हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर बनी मस्जिद को पिछले साल मार्च में हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर के स्मारकों पर वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2024 में एएसआई ने जेपीसी के सामने 120 ऐसे स्मारकों की सूची सौंपी है जो हैं तो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन, लेकिन अलग अलग वक्फ बोर्ड उन पर दावे ठोकता है। यानी कि ये देश की संपत्ति नहीं, वक्फ की संपत्ति है, ऐसे दावे हैं। आगरा का ताजमहल हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, मुंबई में मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया हो, दिल्ली का होटल ताज मानसिंह हो, या फिर कोई बंगलुरु का होटल हो, मोदी के वक्फ बिल का विरोध कर रहे बदरुद्दीन जैसे नेताओं के मुताबिक ये सब वक्फ की संपत्ति है। सवाल पब्लिक का है कि क्या ऐसे दावों की वजह से ही मोदी के वक्फ बिल की जरूरत और नहीं बढ़ जाती? मैं आपको यह भी बता दूं कि 1995 के वक्फ कानून और 2013 में मनमोहन सरकार के संशोधन से वक्फ बोर्ड्स को कई असीमित शक्तियां मिल गई हैं। मसलन वक्फ प्रॉपर्टी का विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल ही निपटाएगा, लेकिन मोदी सरकार का बिल सरकार को यह ताकत देता है कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं इसका फैसला मनमाना ना हो पाए। जेपीसी में भेजे गए बिल को लगभग 1.25 करोड़ सुझाव आए हैं और मोदी सरकार संसद के शीत सत्र में इसे पास कराने का इरादा रखती है। लेकिन उसके पहले संसद पर वक्फ का दावा करना क्या सांसद को ब्लैकमेल करने जैसा नहीं है? संसद की जमीन आपकी यानी देशवासियों की है या बदरुद्दीन अजमल के बाप दादा की है? सवाल पब्लिक का आज यही है। आज वक्फ इस्लाम का अहम हिस्सा है बताया जा रहा है, इसलिए सवाल वक्फ बनने पर हम नहीं पूछ रहे, लेकिन वोट बैंक के लिए वक्फ को मनमानी का टूल बनाने के गंभीर आरोप भी हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के ऐन पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 अहम संपत्तियों पर सरकार का दावा छोड़ दिया, वक्फ को दे दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार के इस कदम पर रोक लगा दी। दिसंबर 2023 में संसद में रखे एक जवाब के मुताबिक 1911 से 1915 के बीच दिल्ली में नई राजधानी बनाने के लिए इन 123 जमीनों का अधिग्रहण हुआ था। 1970 से 77 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर दावे ठोक दिए। यानी कि याद करिए, ये इंदिरा गांधी का समय था। 27 मार्च 1984 को
उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इन 123 जमीनों को वक्फ को ट्रांसफर भी कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 में इस पर रोक लगा दी थी। यानी उन 123 सरकारी संपत्तियों को इंदिरा से लेकर मनमोहन तक वक्फ को सौंपने की कोशिश हुई है। और हैरानी की बात यह है कि 2021 में जब मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई तो इस कमेटी के सामने वक्फ बोर्ड से किसी ने हाजिरी तक नहीं लगाई। और आज जब मोदी के वक्फ बिल पर बहस तेज है तो उन 123 संपत्तियों की कौन कहे, यहां तो संसद को ही छीनने की कोशिश हो रही है। सुनिए बदरुद्दीन अजमल और अबू आजमी के ये बयान। जो करोड़ों 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 प्रॉपर्टीज, रुपये का प्रॉपर्टीज पूरे इंडिया में गांव गांव में गली गली में फैला हुआ है। हमारे बाप दादा ने, पुरखों ने जो ये सब प्रॉपर्टी दिया है, कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। दिल्ली का ताजमहल उसी के ऊपर बना हुआ है और बड़े बड़े होटल उसी के ऊपर बने हुए हैं। और वो कितना है, 1000 रुपये उसका किराया है। ताजमहल में आप अंदर घुस जाओ, जाके निकलने का 1000 रुपये टैक्स लग जाएगा। आजकल तो गूगल में ये सब अवेलेबल है मैडम, ये भी गूगल में अवेलेबल है। गूगल में आप सिर्फ कोई भी चीज हम लोगों को अपने मतलब की चीजें देखते हैं, जो सवाल उठाए जाते हैं वो नहीं देखते क्या आप गूगल पर? देखो, हेलो, मैं फिर कहूंगा, मेरी बहन मतलब की सारी दुनिया है, इसलिए आदमी जिससे फायदा उठा सकता है वो कहता है। जब कोई चीज तो आपका क्या फायदा है इसमें? आती है, आपका क्या फायदा है इसमें जो आप फायदे के लिए उठा रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। जब वक्फ बोर्ड की जमीन है ना तो बेची नहीं जा सकती। एक बार वो अल्लाह की जमीन है तो एक बार जमीन हो गई तो रहती दुनिया तक वक्फ ही रहेगी। हाँ, वो रेंट पे जा सकती है, लीज पे जा सकती है। तो अब गवर्नमेंट को करना चाहिए कि तुरंत जो है, अब अंबानी साहब बहुत बड़े आदमी, 5-6 हजार करोड़ तो उन्होंने खर्चा कर दिया शादी में भैया। लेकिन सुनिए भाई साहब, बड़े आदमी हैं, आप जो लीजी बन जाइए इसके ये वक्फ बोर्ड के, और उसको भाड़ा दीजिए, आपको आप रहिए उसमें शानदार बंगले में। लेकिन क्या जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं आप उनसे भी रेंट मांगेंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जमीन पर भी दावा हो रहा है? बिल्कुल, जितनी जमीनें वक्फ की हैं वो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया हुआ है। आज पार्लियामेंट की भी जमीनों पर किराया सांसदों को देना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड्स के पास है। वक्फ कैसी कैसी जमीनों पर दावा करता है, इसका उदाहरण दूं तो आप दांतों तले उंगली चबा लेंगे। तमिलनाडु के एक गांव का 1500 साल से अधिक पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति बताई गई है, जबकि इस्लाम ही 1400 साल पहले आया था। लेकिन मोदी के वक्फ बिल के विरोध में संविधान के आधार पर, मेरिट पर आर्ग्यूमेंट करने की बजाय धर्म को आगे करने की कोशिश होती है। सुनिए कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। मेरे भाई, होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वैसे जब जमीन पर कब्जे को लेकर वक्फ की लड़ाई हो रही है तो उधर कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी का ये आरोप भी सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी। वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। तो आप जरा सोच के देखिए, ये कांग्रेस पार्टी में खाली हड़पा हड़पी चल रही है। एंड कांग्रेस इज नथिंग बट अ लैंड ग्रैबर्स पार्टी। खैर, कर्नाटक में जमीनों पर ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संसद के शीत सत्र में वक्फ बिल लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है।
अमित शाह गृह मंत्री ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। और ये वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, संसद को वक्फ प्रॉपर्टी बताना क्या वक्फ बिल को लेकर ब्लैकमेल करने और उसके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे नेता वोट बैंक के चक्कर में मोदी के वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं? संसद के शीत सत्र में वक्फ बिल पास कराने की मोदी सरकार की रणनीति क्या कामयाब हो सकेगी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है असदुद्दीन ओवैसी के भाईजान को, जो वारिस पठान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वारिस पठान भाई, असदुद्दीन ओवैसी अब क्या संसद में रेंट देंगे? अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया देना चाहिए, संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अब ये बता दीजिए, संसद की जमीन ले लीजिए, इंडिया गेट ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए, बचा क्या? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संसद ही नहीं बचेगा तो संविधान कौन बचाएगा? देखिए नविका जी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वक्फ की प्रॉपर्टी है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वक्फ को आप चेंज नहीं कर सकते, जो प्रॉपर्टी वक्फ की है। और हमारे बुजुर्गों ने दिए, उन्होंने सवाब कमाने की नीयत से हमारे गरीबों के, मजलूमों के लिए उन्होंने फायदे के लिए दिए। तो सरकार कौन होती है? अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल्स पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस हुआ अभी, तो उस पर इतना सारा बहस हुई, इतना ऑपोजिशन नेताओं ने उसके बारे में सब कुछ कहा कि यह संवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है इसका। तो उसके बाद में सरकार ने उसको एक JPC की कमेटी का गठन किया। अब JPC की कमेटी का गठन हो चुका है, हर जगह शहरों में जाकर उन लोग कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारी भी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कमेटी का हिस्सा है। अब लोग वहां पे आ रहे हैं, बातें रख रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं कि किया ये जमीन वक्फ की है, क्यों आप इसको नहीं हटा सकते। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड निकाला था। उन्होंने कहा जिसको ऑब्जेक्शन है, 15 दिन का टाइम दिया, वो अपना ऑब्जेक्शन इस QR कोड के जरिए रजिस्टर करे। यकीन मानो, करोड़ों के हिसाब से लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन दायर किया है, करोड़ों के हिसाब से। लोगों ने कहा नहीं, ये वक्फ हमारी जमीन है, ये हमारे मजलूमों का, गरीबों का हक है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे, हमारे ऑर्फनेज उसके अंदर है। और आप जो अमेंडमेंट देखेंगे नाविका जी, वो ऐसे पर से इलीगल है कि मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है। उनकी नीयत वक्फ को बचाना नहीं है, मोदी सरकार की नीयत है वक्फ की जमीन को हड़प करना है। ये दिखा के 9.7 आप मुझे अपनी नीयत बता दीजिए ना। अजमल साहब की नीयत तो ये है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है। आप संसद की जमीन भी वक्फ की मानते हैं? कह दिया सो कह दिया। देखिए अजमल साहब ने जो कहा वो मैंने सुना है। अगर वक्फ की जमीन है दे देना पड़ेगा। आप कैसा ले सकते हैं? वक्फ की अगर जमीन है तो वक्फ को वापस करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। देखो मैं वही बता रहा हूं ना, सरकार की नीयत देखो घुमा रही है गोल 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 गोल। अरे लिमिटेशन का कानून हटा दिया वक्फ के ऊपर से, आपने सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए, वो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल के भी अधिकार ले लेगा, वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लेगा, जो कलेक्टर और SDM बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। पहले कुछ वक्फ में प्रॉब्लम होता था तो 2 साल की सजा होती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था। अब मोदी सरकार ने उसको बेलेबल कर दिया। लिमिटेशन का पीरियड आप हटा देते हो। आप हर रिश्ते से किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को सताने का ये काम कर रहे हो, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो। मुसलमान सताए जा रहे हैं। अब तो सब लोग रेंट देंगे, सब सांसद रेंट देंगे, GST के साथ देंगे कि बगैर देंगे, ये शायद शहजाद पूनावाला जी बताएंगे। शहजाद पूनावाला जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी रेंट देना पड़ेगा क्योंकि सांसद है और संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अखिलेश जी भी शायद रेंट देंगे। अब शहजाद पूनावाला, 1924 में बनी हुई संसद की जमीन भी वक्फ की हो गई, अब क्या किया जाए?
देखिए नाविका, वक्फ तो बहाना है, असलियत में मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक को चमकाना है और वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये सीए के नाम पर भी यही डिबेट 6 महीने पहले करते थे ना, नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी। कितनी नागरिकता छिनी? एक को नहीं। वैसे वक्फ की जमीन के माध्यम से राजनीतिक जमीन और वोट बैंक की जमीन पक्की करने का मॉडल है। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, इन्होंने तो केवल पार्लियामेंट को क्लेम किया है नाविका जी। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल, 1500 साल पुराना गांव, क्योंकि कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उससे पहले का गांव क्लेम करना, तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर सूरत की, गुजरात हाईकोर्ट, सब कुछ क्लेम कर दिया। नाविका जी आपका घर बच गया है, एड्रेस मत दीजिए, वो भी क्लेम कर देंगे। पर मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। ये असीमित ताकत वाली बातें कौन कर रहा है? जो संविधान लेकर घूमते हैं। मतलब असीमित ताकत होनी चाहिए केवल एक धर्म के पास। क्या जैनों में है? क्या ईसाइयों में है? क्या और किसी धर्म के पास ऐसी तंजीम है? क्या नहीं है? ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा, ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात, ये क्या संशोधन कोई हिंदुओं ने प्रपोज किया था? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान रिपोर्ट, मुसलमानों ने, मुसलमान बेवाओं को, अनाथों को, यतीमों को अधिकार मिलेगा क्योंकि लैंड ग्रैबिंग हो रही है। 9 लाख एकर्स की जमीन है वक्फ के पास, मतलब 9 into 9 मुंबईज, 9 मुंबई जितनी जमीन। इनकम कितनी? 200 करोड़। 12,000 करोड़ की इनकम कहां जा रही है? यही अमीर मुसलमानों के पास। और इसलिए पसमानदा को अधिकार ना मिले, इसलिए यह साजिश रची जा रही है, ये सब अपर कास्ट मुस्लिमों के द्वारा। और आखिरी 10 सेकंड लेकर बात करना चाहता हूं। एक तो वक्फ है जो जमीन हड़पता है, पर वक्फ के ऊपर एक बड़ा जमीन ग्रैबर, मतलब कि चोर, और चोर के ऊपर महाचोर, एमसी। ये एमसी कौन है? ये महाचोर है कांग्रेस। ये मणिपड़ी रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत वर्ष पहले छपी भी थी। इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और मणिपड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, रहमान खान, जाफर शरीफ, रोशन बेग, धर्म सिंह, कमरुल इस्लाम, एनए हैरिस, इन लोगों ने मिलकर 50,000 एकड़ में से 27,000 एकड़, मतलब 2 लाख करोड़ की जमीन लूट ली है। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट की बात कर रहे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टडी किया था इस पूरे विषय में। एक पीआईएल हाईकोर्ट में गई थी। वो पीआईएल थी कि 6 जो प्रॉपर्टीज थी पास में सेंट्रल विस्टा के, वो जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुआ नहीं था। वो जमीन वक्फ की थी, पार्लियामेंट की नहीं। और हाईकोर्ट ने बोला भाई इस पे कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी जमीन आपके पास है, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी उस पे तब आना हमारे पास। ये है वो पूरी रिपोर्ट। पर नहीं हर कुछ हमको हड़पना है, ये राजनीतिक जमीन हड़पने के लिए, वोट बैंक की जमीन तराशने के लिए किया जा रहा है। सवाल यही है, और आज अनुराग भदौरिया जी मैं आपसे पूछूंगी। अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या जीएसटी के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 एमपी आए हैं जीत कर, सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए, क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई, जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूं, हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी? अनुराग भदौरिया जी। देखिए नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग। सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं, और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जेपीसी बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह, क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए? कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर जेपीसी में गया, जेपीसी में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं। आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं 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 ऐसा वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो क्या हुआ? अरे क्या भाई, कहां क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो भाई। जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को?
संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को? सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब 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 कर रहे हैं हर बात में, लब 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 लब, ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें, क्या बताएं भाई? संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसीलिए तो जेपीसी में गई ना। आप जमीन कब्जा करने के चक्कर में थे, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने लो नहीं कहा, आप बीजेपी को लो कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। अरे इधर उधर भाग रहे हैं, फिर इधर उधर भाग गए आप देखिए हवा में लटकाने लगे। देखिए, मैं क्विक काउंटर देना चाहता हूं और मैंने अनुराग जी की पूरी बात को सुना है। मुझे उम्मीद है कि वो अब चुप रहेंगे, अपनी अपनी बारी में हम अपनी बात रखेंगे। नाविका जी प्लीज, नाविका जी आप बोलें। नाविका जी प्लीज डिस्टर्बेंस बंद कीजिए ताकि एक सार्थक चर्चा। हाँ देखिए, इन्होंने अभी बोला कि जेपीसी पे विश्वास नहीं है। आपको पता है ओवैसी साहब की पार्टी का एक ही सांसद है। एक सांसद वाली पार्टी को कोई जेपीसी में स्थान नहीं मिलता, फिर भी सरकार ने बड़ा दिल बताते हुए उनको एक सदस्य बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और जेपीसी का सदस्य होते हुए वो जाकर भड़का रहे लोगों को। उनका काम है जुडिशियसली बैठना और तय करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो खुद जाकर भड़का रहे। पहली बात तो जेपीसी का अपमान कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनके ही खुद के सांसद ने बोला सड़कों पर उतर आना है। तीसरी बात, अरे जेपीसी की 9th जेपीसी रिपोर्ट है रहमान खान की कि संशोधन लाना है वक्फ में। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। ये केवल जीभ हिलाने से, आप बुद्धि भी थोड़ा हिलाइए कभी। आपकी केवल जीभ हिलती है और जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है आपका। जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी जीभ अपने आप हिल रही है, बुद्धि से कभी मिलती नहीं है। यही बहराइच का केस, अगर ये दंगा अगर सपोज रिश्ते की घटना भारतीय जनता अगर समाजवादी पार्टी सरकार, अब बताइए बहराइच पे आ गए। नाविका जी इनका कुछ इलाज कीजिए, नाविका जी कुछ इलाज कीजिए इनका। नाविका जी इनका इलाज कीजिए। टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गिरती जा रही है। ऐसे पैनलिस्ट को देखकर टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गर्द में जा रही है। नाविका, ऐसे पैनलिस्टों को देखकर हमें पूछा जाता है ऐसे लोगों के साथ बैठते कैसे हैं आप? मौजूद था, हमें ताने को सूझ जाते हैं कि आप कैसे बैठ जाते हैं हरे कुर्ते के साथ। नाविका जी कृपया करके आपके दूसरे पैनलिस्ट को संरक्षण दीजिए। टीवी डिबेट की क्यों विश्वसनीयता गिरेगी? नेताओं को खुद देखना है कि अपने अपनी पार्टियों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। हर बार कंधा मीडिया का और गोली भी हम पे, ये तो सही नहीं है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, जमीन हड़पने की बात कही है। और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वक्फ की जमीनें कहीं भी किसी को भू माफिया के हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर भू माफिया कुछ करती है तो इस देश में कानून है, अदालतें हैं। लेकिन वक्फ एक ऐसा कानून है जिसकी अदालत भी खुद वहीं पर है और किसी की सुनवाई कहीं पर नहीं है। इसीलिए वक्फ अगर कहेगा कि संसद की जमीन हमारी है तो क्या वक्फ के हवाले कर देनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कभी ताजमहल इनका, कभी संसद इनका, कभी एयरपोर्ट इनका, कभी होटल इनका। ये वक्फ के नाम पर ही सब कुछ कर दिया जाए, क्या ये सही है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था कि बीजेपी और इनके छोटे भाईजान ओवैसी साहब कैसे इस इलेक्शन को पोलराइज कर रही है। उसमें अजमल साहब भी जुड़ गए तो पोलराइजेशन शुरू हो गया। अब आप देखिए, आप ये षड्यंत्र देखिए, वहां पे अजमल साहब जी दिल्ली की बात करते हैं, वो आसाम के वक्फ बोर्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी वहां पे जो भी कमिटीज बनती है स्टेट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। किसी बीजेपी सूबे की बात नहीं करेंगे, करेंगे दिल्ली के अंदर। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, नेशनल मीडिया से पिकअप करे। दूसरी ओर ओवैसी साहब जेपीसी के मेंबर है इसके अंदर, तब आके इसके खिलाफ बोल रहे, इसकी बात करें। जेपीसी की बात एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वो बाहर नहीं की जाती, जो जेपीसी के मेंबर्स है वो आकर बात कर रहे हैं उसकी बात। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, महाराष्ट्र में बीजेपी का फायदा। और बीजेपी देखिए, एक दलित व्यक्ति खड़गे साहब जो उस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, इनके अपॉइंटेड जो बोर्ड के मेंबर्स थे या माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर्स थे बीजेपी के, वो आके वहां जेपीसी में प्रेजेंटेशन देते। एक ऐसे मेंबर के जो उस कमेटी का मेंबरान नहीं है, उसके बारे में आरोप लगाते, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। वक्फ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई भी जमीन ले सकती है। आप ही ने बताया नाविका जी, ताजमहल पे उन्होंने क्लेम किया, क्या मिला? उनको कहा कि आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन
बीजेपी, ओवैसी साहब और अजमल साहब इसे पोलराइज कर रहे, बीजेपी की मदद करने को महाराष्ट्र के लिए। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, वक्फ में बोर्ड की जो कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि 9 लाख करोड़ का जो टोटल की वैल्यू की जो जमीन है उसका जो पैसा या रेंट है कुछ लोगों के पास जाए, सारे मुसलमानों के जाना चाहिए। इसके लिए एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए, ना कि टेलीविजन पर आकर हम कुछ भी बोल दे और कमाल है। 1984 में अगर 123 प्रॉपर्टीज इंदिरा गांधी देती है तो पोलराइज बीजेपी करती है। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार 123 प्रॉपर्टीज देती है तो पोलराइजेशन शहजाद पूनावाला की पार्टी करती है। आप अपने गरबा में तो झांक कर देखिए कि कोर्ट ने क्यों तब भी रोका 1984 में और दोबारा रोका 2013 में, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में अगर सीटें मांग रही है तो वारिस पठान साहब की पार्टी कांग्रेस से और महाविकास आघाड़ी से सीटें मांग रही है, लेकिन बी टीम हो गई बीजेपी की। कमाल करते हैं भाई। मैं विष्णु जैन जी से पूछना चाहती हूँ। विष्णु जैन जी, जवाब नहीं, जवाब सबसे लूंगी। विष्णु जैन जी बोले नहीं है, अब वापस आऊंगी वारिस पठान। विष्णु जैन जी, सवाल सिर्फ इतना है कि आज बात यहां तक आ गई कि संसद की जमीन पर भी दावा हो गया। अब जो देश का संविधान है कहां बचेगा और क्या होगा देश के संविधान को अगर जिस जमीन पर संसद बैठा है वहीं सांसदों को किराया देना पड़ जाए? नाविका जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं तो तहसीन भाई की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं आज उनकी बात को सुन के शॉक्ड हूं। वो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वक्फ को असीमित अधिकार दिए गए। तो अब मैं यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, तो मैं समय ना बर्बाद करके उनको बताना चाहता हूँ कि भैया जरा सेक्शन 4, 5 और 6 पढ़ लीजिए, सेक्शन 8 पढ़ लीजिए, सेक्शन 40 पढ़ लीजिए, सेक्शन 36 पढ़ लीजिए, सेक्शन 28 पढ़ लीजिए, 52, 53, 54 पढ़ लीजिए, 83, 84, 85 पढ़ लीजिए, 89 पढ़ लीजिए, 101 पढ़ लीजिए, 107 पढ़ लीजिए, 108 पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा असीमित अधिकार है कि नहीं है। क्योंकि टेलीविजन डिबेट में इतना समय नहीं होता मैं आपको ये सेक्शंस दिखाऊं। अगर आपके पास एक्ट नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा इन सारे सेक्शंस के साथ। नाविका जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके शो पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अभी हम लोग ने बहुत सारी संपत्तियों की बात की, 123 संपत्ति की, संसद की। आज एक आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं। 9,500 संपत्ति ऐसी हैं जो इस समय केंद्र सरकार के कब्जे में थी। वो सारी संपत्ति राजीव गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके वो सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी थी। और आज उसमें हिंदू समाज के लोग उसमें रेंट भर रहे हैं और भारी मात्रा में उनसे रेंट वसूल किया जा रहा है। ये जो सारी संपत्ति थी ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केंद्र सरकार की थी। और आज केंद्र सरकार ने वो सारी संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को, जो एक धर्म के नाम पे बना हुआ बोर्ड है, जो केंद्र सरकार के अधिग्रहण में उनके कस्टोडियन में संपत्ति थी। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है भाई? सेक्शन 108 वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए। तहसीन भाई, आप कह रहे हैं असीमित अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, किस अधिकार के तहत, किस पावर के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत संपत्ति आती थी, केंद्र सरकार की संपत्ति थी, वो कैसे सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाते हुए आपने वक्फ बोर्ड को दे दी और तब कोई बात नहीं हुई? आप कहते हो असीमित अधिकार नहीं है। नाविका जी, जरा इनको सेक्शन 40 पढ़ाइए जिसमें कहा गया है कि वक्फ हैज रीजन टू बिलीव, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। नाविका जी, इनको सेक्शन 28 पढ़ाइए। सेक्शन 28 में क्या लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो आदेश है उसको डीएम और स्टेट प्रशासन उसको कैरी आउट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। मैं पूछना चाहता हूं तहसीन भाई से, ऐसा कौन सा आप तो लॉ नोइंग पर्सन है सर, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोविजन, ऐसी कौन सी पावर किसी और समाज के लिए है? पहली बात। और अगर है तो मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि ऐसे कानून को खत्म होना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सारे पैनलिस्ट से, जरा बताएं भैया वक्फ शब्द संविधान में कहां यूज किया गया है? नाविका जी, वक्फ इज नॉट एन एंट्री। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इन तीनों एंट्रीज में वक्फ शब्द ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में 28 नंबर की जो एंट्री है उसमें आता है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो वक्फ के ऊपर कानून ही नहीं बनाया जा सकता था। पर चलिए, अगर अपनी बात को आप स्ट्रेच करते हैं, खींच के लाते हैं, तो आप जो 28 नंबर एंट्री है लिस्ट 3 की, कंकरेंट लिस्ट की, उसके तहत आप बड़ी बात कह रहे हैं विष्णु जैन जी। मैं
सबके हाथ उठ रहे हैं। पहले वारिस पठान, तहसीन जी आपके पास आ रही हूं। वारिस पठान, अब देखिए, विष्णु भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे लर्नेड कलीग भी, एडवोकेट है। आज ये खुद अपनी बातों में फंस गए। विष्णु भाई ने भी सारी चीजें बता दी। सेक्शन 14 पढ़िए, सेक्शन 4 पढ़िए, सेक्शन 180 पढ़िए, सेक्शन ये पढ़िए, सारे सेक्शन वक्फ एक्ट 1995 के उन्होंने पढ़ा दिए। तो जब वक्फ एक्ट 1995 एग्जिस्टेंस में है, सारे सेक्शंस लग रहे, तो अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है? बताइए। इसका मतलब साफ है कि मोदी की बीजेपी की नीयत में ही खोट है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह वक्फ की संपत्ति को जब्त किया जाए नए कानून लाकर। मेरी बात सही है, सुनिए। अरे सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए विष्णु भाई, सुनिए। आगे बोलिए आप। अभी सारी चीजें आपने बताई ना तहसीन को पे जरा मेरे को सवाल करना है। तहसीन पूनावाला ने अभी कहा कि बीजेपी और एमआईएम पोलराइज कर रही है। बीजेपी तो पोलराइज मास्टर है, चलो उनकी बात छोड़ो, मैं उनको कह ही था। एमआईएम कैसा पोलराइज करी? अभी यही वक्फ का जो चल रहा है सिलसिला, इसमें हरियाणा का चुनाव आया। हरियाणा के चुनाव में एमआईएम तो एक भी सीट पे नहीं लड़ी। हमारा तो हेलीकॉप्टर भी हरियाणा के ऊपर से नहीं गया। तो फिर क्यों पूरी के पूरी कांग्रेस हार गई? अब ये भी हार का टिकड़ा हमारे सर पे फोड़ेंगे। कौन पोलराइज किया वहां पे जाके सिचुएशन को? चलिए बताइए। बात नंबर 2, शहजाद पूनावाला कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी की सपोर्ट करते हैं हमेशा। शहजाद भाई, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था, हालांकि 48 सीट महाराष्ट्र में थी, एक भी सीट आपने मुसलमान को नहीं दी। आप भाइयों में सीट एक भी आपने बनाया नहीं। मगर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, ये सारे के सारे 9 शिवसेना के एमपी चले गए, छोड़ के चले गए। और कह रहे हैं नहीं, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था नाविका जी पार्लियामेंट में, मेरे तो आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सेना को मैं पूछ रहा हूँ, सारे सेक्शंस आपको गिना रहा हूँ चले गए छोड़ जो के। असीमित अधिकार देते हैं, इसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। नाविका जी जरा मुझे मौका दीजिए, मैं वारिस जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए, एक थोड़ा सा मौका दीजिए, पूछिए। अरे भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपको मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताइए, तो लॉ नोइंग पर्सन है, अगर ये बताइए कोई किसी आदमी की संपत्ति पे कब्जा कर लेता है, अमेंडमेंट की जो क्या एक जरूरत भारत का नागरिक है, तो उसके लिए क्या कानून है? नाविका जी, उसके लिए कानून है कि आप सिविल कोर्ट जाएंगे और उस कब्जे को हटाने के लिए सिविल सूट फाइल करेंगे। पर आपको पता है नाविका जी, आप जान के हैरान हो जाएंगी, वक्फ के लिए क्या कानून है? अगर वक्फ की संपत्ति में गलती से कोई कब्जा हो जाता है तो सेक्शन 54 और 55 में वक्फ बोर्ड डायरेक्ट करेगी और वक्फ ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करेगी कि इस कब्जे को हटाया जाए, और रिपोर्ट तलब करेगी प्रशासन से। प्रशासन उनके ऑर्डर्स को कंप्लाई करने के लिए बाउंड है। नाविका जी, ये जान के हैरान हो जाएंगे, आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए भारतीय संविधान के वक्फ की प्रॉपर्टी का जो सर्वे होगा, उसका सर्वे का खर्चा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी हिंदू मंदिर की संपत्ति का सर्वे होता है क्या? किसी भी वक्फ के जितने लोग हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया नाविका जी, सेक्शन 101। नहीं, वारिस पठान ने सबसे अच्छी बात जो कही है, वारिस पठान साहब ने जो सबसे अच्छी बात कही है शहजाद पूनावाला जी, वो तो यही कही है कि जब 1995 का एक्ट है, जब 2013 का एक्ट है, तो क्यों बदल रहे हैं भाई? सवाल यह है कि उन एक्ट में जो इतना सारा पावर दिया गया है, सवाल तो उसी पर है, लेकिन ये कैसे घुमा रहे हैं उस सवाल को शहजाद पूनावाला? इनकी मंशा क्या है? देखिए, मैं केवल आज कहना चाहूंगा, वैसे तो तहसीन पूनावाला डिबेट में बहुत इन्फॉर्म होके आते हैं। वारिस जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अतिक्रमण मेरे समय पर मत कीजिए कम से कम। और अकबर और असदुद्दीन ओवैसी में जैसे अंतर करते हैं, तो मेरे में और तहसीन में भी अंतर कर दीजिए। अब 20-30 सेकंड दे दीजिए। वैसे तहसीन पूनावाला डिबेट में पढ़ लिख कर आते हैं, वो वन ऑफ द वेल रेड पैनलिस्ट मैं मानता हूं। पर तहसीन पूनावाला 4 दिन से टाइम्स नाउ चैनल नहीं देख पाए, शायद वो कहीं और गुफा में थे तो नहीं देख पाए। अरे तहसीन भाई, एमआईएम के सारे केस कांग्रेस ने वापस ले लिए कर्नाटका में। आप बड़े मियां बन गए हो और एमआईएम आपकी छोटी मियां बन चुकी है। अरे हुबली का ले लिया, बीजे हल्ली का ले लिया, डीजे हल्ली का केस वापस ले लिया। सारे केस उनके वापस लेने के बाद आपने राजनीतिक निकाह फरमा दिया है। वो वारिस भाई से एक कबूल आया, आपकी तरफ से दूसरा कबूल आया है, और दोनों कबूल करने के बाद बोल रहे मेरी भी टीम है। भाई कैसे? दूसरी बात, ये वारिस भाई को मैं बताना चाहता हूं, 2 कानून आए 90s में। एक कानून आया 1995 वक्फ एक्ट, जिसमें कि वारिस का जहां मन करे वो बोले ये वक्फ है तो वो जमीन उसकी,
और दूसरा कानून आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि विष्णु जैन कहीं पर भी उसका सबूत दे दे कि ये मेरे प्रार्थना स्थल थी तो विष्णु को कोर्ट में जाकर लड़ना पड़े, पर विष्णु को अपने धार्मिक अधिकार का अधिकार ना मिले और इनको असीमित अधिकार मिले अतिक्रमण करने का। ये कांग्रेस की मंशा थी। और तहसीन पूनावाला से आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अरे तहसीन पूनावाला, ये दलित विरोधी तहसीन 10 सेकंड और दलित विरोधी भाई, ये मणिपड़ी रिपोर्ट जो आई ये मुसलमान ने बनाई और ये मुसलमान को आपने वक्फ का चेयरमैन अपॉइंट किया था, उसकी रिपोर्ट है। और ये आपके जो खड़गे जी है उन्होंने दलितों की जमीन हड़पी एरोस्पेस पार्क में, मूडा स्कैम में ST SC OBC की जमीन हड़पी, वाल्मीकि स्कैम में ट्राइबलों का पैसा हड़पा, अब इसमें भी दलित और नॉन दलित। अरे भाई आपने तो सबकी जमीनें चोरी कर दी। तहसीन जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। मैं जवाब देता हूँ। दो चीज बार बार वक्त के बारे में कहा जाता है कि आप कोई भी जमीन ले सकते हैं, बाकी जो बोर्ड है वो कोई भी जमीन ले सकता है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो सिर्फ उन जमीनों को क्लेम कर सकता है जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पार्टीशन के पहले हो, उसके अलावा वो कुछ क्लेम नहीं कर सकता। उसके लिए वो सेक्शन 40 का इस्तेमाल करता है, उसका प्रयोग करता है। सेक्शन 40 को भाजपा और उनके मेंबरान ने चैलेंज किया था माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने हाल में, और DY चंद्रचूड़ जी ने उस PIL को बाहर निकालते हुए, क्योंकि सेक्शन 40 का जिक्र विष्णु जैन भाई ने कहा कि ये आर्टिकल 25, 26, 29, 30 के तहत इसको अंडर फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आपको जो भी अमेंडमेंट करना आप पार्लियामेंट के थ्रू करें, उसके अंदर JPC की बातचीत हो। लेकिन जब JPC की बातचीत हो रही है, OAC साहब उसके बारे में बात कर रहे, भाजपा खड़गे जी को ला रहे और इसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के समय। बाकी जितने भी टेक्निकलिटीज और लीगैलिटीज है, इसमें विष्णु जैन जी ने जो चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर, वो अब मामला पार्लियामेंट में और कोर्ट ने चंद्रचूड़ जी का जजमेंट मैंने आपको बता दिया सेक्शन 40 को लेकर। बताइए विष्णु जैन जी सच्ची या गलत है? हुजूर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। ताजमहल पर जब दावा ठोका गया था तो आप जानते हैं कोर्ट ने हरा दिया ना, बना किया ना कोर्ट ने। तो ये जो एक गलत फैलाया जाता है कि आप कोई भी जमीन, लेकिन आप तो पहुंच गए थे। आप तो ये भी कह रहे थे तब के जो अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड की सारी जमीन होती है, और अल्लाह ने सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ताजमहल का मालिकाना हक अल्लाह के पास है, लेकिन व्यावहारिक उद्देश्यों से इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। यानी कि अल्लाह के बाद सीधा सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेंगे, अल्लाह से लेंगे और बोलेंगे कागज नहीं है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह से जाके पूछ लो। तो अनुराग भदौरिया जी ये कैसे चलेगा? अब अल्लाह से पूछने जाएंगे, अल्लाह से जाकर कौन दस्तावेज मांगेगा? इस तरह के तो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में दिए गए हैं और जनता भी पूछ रही है। सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, नागरिकता साबित करने के लिए कागज नहीं दिखाएंगे, वक्फ के नाम पर जमीन पर दावा कर देंगे और कागज नहीं दिखाएंगे, ये भाई क्या बात हुई? देखिए राविका जी, अभी एक हमारे साथी पैनलिस्ट बार बार कह रहे थे आप जान के हैरान हो जाएंगे, फिर एक बात बताते हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, फिर दूसरी बात बताते हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, फिर तीसरी बात बताते हैं। अरे आप जान के हैरान हो जाएंगे ये क्यों नहीं बोलते कि मामला JPC में है, पार्लियामेंट के अंदर में है, पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बन गई है, पार्लियामेंट कमेटी काम कर रही है, उसका भी जब आउटपुट आएगा सबके सामने उस पर टेबल पर रखा जाएगा, पार्लियामेंट में बहस होगी उस पर, और जो होना होगा अमेंडमेंट, जो अच्छा होगा बुरा होगा उसके अंदर से निकाल के अमेंडमेंट होके पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? जब JPC बन गई है उसके बाद ये बवंडर क्यों मचाया जा रहा है? इसके मतलब कि चुनाव आया है, एजेंडा चलाना है। कितने मासूम है अनुराग भदौरिया जी? शहजाद जी जवाब दीजिए। चुनाव के पहले माहौल बनाया, एक वाक्य नाविका, हम यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति करें। जब एक वाक्य नाविका, एक वाक्य इनको कंट्रोल कीजिए। एक वाक्य बोलूंगा वरना इधर उधर हिल डुलने लगेंगे, उनका पूरा शरीर बोलने लगेगा। एक वाक्य नाविका, इन्होंने अभी बोला कि मामला JPC में है ना, मामला यदि नाविका प्लीज, नाविका एक वाक्य, नाविका केवल एक वाक्य, डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक ही वाक्य बोलूंगा, ईमानदारी से एक वाक्य बोलूंगा। आप बोलिए। नाविका, अगर ये मामला JPC में है तो अबू आजमी किस पार्टी का नेता है?
ये अबू आजमी किस पार्टी का नेता? जवाब दीजिए अनुराग ये भदौरिया। अबू आजमी ज्ञान क्यों देने लगा कि सांसदों को रेंट देना चाहिए? इसलिए जेपी वो जवाब नहीं देने की स्थिति में अनुराग भदौरिया जी, इनकमिंग खोलिए, आउटगोइंग तो आपका फ्री है। आउटगोइंग तो आपका फ्री है, इनकमिंग खोलिए, बताइए। इनकमिंग बैंड है। अबू आजमी आपके पार्टी के नेता है, वो तो किराया तक मांग रहे हैं संसद की जमीन का। चारों तरफ चल रहा है। अरे भाई, ये देश में जेपीसी बन गई है भाई, पार्लियामेंट के अंदर। कहां से पकड़ के लाते हैं भाई? नाविका कौन से प्रभु, गाड़ी जेपीसी से आगे निकल गई है। जेपीसी बनी है अनुराग भदौरिया जी, तो अब्बू आजमी जी को भी बता दीजिए ना, आप ही के पार्टी के हैं। फोन लगाइए फोन। नहीं, लगाइए फोन। आपको मालूम है कि बनी कि नहीं बनी? नहीं, तो अब्बू आजमी जी को नहीं मालूम है ना। अब्बू आजमी जी को तो नहीं है मालूम। आप फोन लगाइए ना भाई साहब। अनुराग भदौरिया जी, फोन लगा दीजिए अब्बू आजमी को, जो किराया मांग रहे हैं संसद की जमीन का। तो नहीं करना चाहती है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। आपकी ये बात सारे दर्शकों को समझ आ रही है कि आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। रिंकू सिंह का हरदोई से सवाल है, और वो पूछ रहे हैं, जब देश के मंदिरों की कमाई पर तो सरकार का अधिकार है, तो वक्फ की जमीन किसकी है, इसके फैसले का अधिकार संविधान की स्पिरिट के आधार पर क्यों ना हो। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, संसद भवन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया, अब राष्ट्रपति भवन को कब वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करेंगे, ये भी बता दीजिए। पीसी तिवारी का हल्द्वानी से उत्तराखंड से सवाल है, 1995 के वक्फ कानून में बदलाव नहीं आया, नहीं तो ओवैसी कल कह देंगे कि सूरज और चंद्रमा भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर इसरो का चंद्रयान मिशन और आदित्य L1 मिशन का क्या होगा, शायद रेंट मांगेंगे। रेवंत राम बिश्नोई का व्हाट्सएप पर सवाल है, हिंदुओं द्वारा दान की गई गोचर भूमि पर हिंदू मुस्लिम सबके सब गाय भैंस बकरी चराते हैं, तो फिर मुस्लिमों द्वारा दान की गई भूमि पर केवल मुस्लिमों का ही अधिकार क्यों? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जेपीसी में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बाहर जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल के आज संसद की जमीन उनकी हुई, इसका क्या होगा? कल चांद और सूरज भी उनका हो जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको करती हूं धन्यवाद। लेकिन